मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर 2 फिजिक्स में, दैट इज़ चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चल रहा था। ठीक है, काफ़ी हद तक कुछ पॉइंट्स इसके अंदर कंप्लीट भी हो चुके थे। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर हमारे साथ लगे हुए हैं, कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनको बार बार कहने के बाद भी उनकी तरफ से अब तक कोई भी प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है। चाहे वो सब्जेक्ट फिजिक्स हो, चाहे वो सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो, चाहे वो सब्जेक्ट मैथ्स हो, चाहे वो सब्जेक्ट बायो हो, चाहे फिज़िकल एजुकेशन हो, चाहे इंग्लिश हो, उनका रेस्पॉन्स किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो रेगुलर वर्क कर रहे हैं। जैसे ही कोई भी टीचर्स कुछ भी होमवर्क देता है, कोई भी क्वेश्चन देता है, कुछ टाइम बाद उनकी वर्क की पिक्स व्हाट्सएप पर आ जाती हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे, ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली सभी गर्ल्स रेगुलर वर्क कर रही हैं। लेकिन बॉयज़ में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, आप सभी को पता है कि कौन वर्क कर रहा है और कौन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो बच्चों, आप 12th क्लास में हैं। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको किस काम को करने से आपके लिए बेनिफिट होगा, किस काम को ना करने से आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, वो सिर्फ आपको पता है। आप अपने बारे में, आप अब इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आपको अपने बारे में ये पता हो कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, ठीक है, ये सिचुएशन हमारे सभी के लिए थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन इस सिचुएशन में हम कुछ कर तो नहीं सकते ना। ठीक है, सिर्फ हम इतना तो कर सकते हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो भी डिसीज़न मिल रहे हैं या फिर कोई भी कह सकते हैं नोटिफिकेशन आ रही है, उस नोटिफिकेशन का हम पालन कर सकते हैं। उन्होंने कहा लॉकडाउन, तो हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट आपकी स्टडीज़ पर भी ना हो, इसीलिए आपको पता है हमारी स्कूल की पूरी टीम आपके साथ कंटिन्यूस लगी हुई है। ठीक है, ऑनलाइन पर्पज़ के थ्रू आपके साथ कॉन्टीन्यूस आपके साथ वर्क कर रही है। ठीक है, जो जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का, मैं अपने सब्जेक्ट की ही बात नहीं करूँगा, ठीक है, हमारे सभी टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे भी आप जैसे ही कोई भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं किसी भी टीचर से किसी सब्जेक्ट में, कुछ टाइम बाद, ऐसे तो मैं नहीं कहूँगा कि हाँ एकदम रेस्पॉन्स आता है, क्योंकि टीचर्स को भी अपना कुछ काम करना होता है, लेकिन हाँ जैसे ही टीचर आपका क्वेश्चन देखते हैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन फिर भी एक बात बताइए, अगर टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आपका कोई एक पॉइंट नहीं है कि आप उनकी एटलीस्ट, ठीक है, आपको भी पता है कि आप स्टडी करोगे तो अपने लिए करोगे, ठीक है, तो क्या आप अपने लिए नहीं पढ़ सकते? ठीक, मतलब इतना कह सकते हैं, इतना रिग्रेट फील होता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे बॉयज़ में, स्पेशली बॉयज़ को कहना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं इवन उनको इतना कहने के बाद भी वर्क को कई बार कहना पड़ता है, उसके बाद वो वर्क शो करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आगे से ये सब चीज़ नहीं होगी, और फिर भी अगर आगे से ये शिकायत दोबारा मिली तो उन स्टूडेंट्स के लिए अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन बहुत जल्द होने वाला है। ऐसा मत सोचिए कि उन स्टूडेंट्स की किसी को नोटिस नहीं है, सभी टीचर्स को पता है कौन स्टूडेंट काम कर रहा है, कौन स्टूडेंट्स नहीं काम कर रहा है। जैसे कि आपको पता है हमारे ग्रुप में प्रिंसिपल मैम भी हैं, प्रिंसिपल मैम को भी पता है, उन मैम को भी पता है कि कौन स्टूडेंट डेली वर्क कर रहा है और कौन स्टूडेंट डेली वर्क नहीं कर रहा है। बहुत जल्द अगर आप अभी भी रेगुलर वर्क में नहीं आए तो बहुत जल्द आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी होगा। ठीक है, हालांकि हमारे सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो भी हैं, एक दो बच्चे जिनके लिए ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो भी आज से थोड़ा सा केयरफुल हैं। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, इसके अंदर हमने काफ़ी टर्म्स पढ़ ली थी। मैं आपको 1 बाय 1 स्लाइड्स नेक्स्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आपका ये वर्क हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था, वी और ई का ग्राफ पढ़ा था आर के रेस्पेक्ट में, फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था ऑफ अ डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, उसके बाद हमने एट इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में देखा था, फिर हमने देखा था कि क्या कोई रिलेशनशिप हो सकती है
किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच। वहाँ से एक नई टर्म निकल के आई थी, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखे, कुछ अलग अलग कह सकते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। जैसे कि हमने देखा एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो तो कैसा होगा, डायपोल हो तो कैसा होगा, सिमिलर चार्जेस हो तो कैसा होगा, या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो कैसा होगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं, ये टॉपिक कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे हम ज़रूर। ठीक है ना, तो इसको न्यूमेरिकल लगाने से पहले हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको कि ये होता क्या है, किस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या मतलब है इसका। ठीक है, जैसे कि आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया गया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि अगर कोई भी हमारा एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है, अगर कोई भी हमारा एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और जैसे ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई भी एक दूसरा चार्ज लेकर आने की कोशिश करेंगे तो उस चार्ज के बीच, उन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिस कारण हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। ठीक है, तो वहीं पर एक नई टर्म निकल के आई थी, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं इसकी, क्या, जैसे कि आपने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी, किस वजह से होती थी अच्छा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमारी किस तरह से होती थी, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन, उससे कह सकते, सॉरी, वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, कि उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी आती थी उसको हम क्या कहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है एक पर्टिकुलर हाइट पर लेकर चले गए उसको, ठीक है, तो उसके अंदर एक एनर्जी सेव हो गई, उस एनर्जी का हमने नाम क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, अगर बात करें हम, देखो ध्यान से देखते चले जाना, हम सबसे पहले क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम अभी सब चीज़ बोल रहे हैं, देखो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। देखो सपोज दैट हमारा एक चार्ज रखा हुआ है, ये रहा, ठीक है, क्यू। इस चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी। अगर मैं इस चार्ज को उठाकर इस पॉइंट पर ले आऊँ, कहाँ पर ले आऊँ, इस पॉइंट पर, दैट इज़ ए पॉइंट पर, कहाँ पर लेके आए हम, ए पॉइंट पर। तो यहाँ से लिया हमने इस चार्ज को और यहाँ पर मूव करते हुए हम इस चार्ज को यहाँ पर ले आए। अब ज़रा एक बात बताओ, क्या हमने इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में किसी चार्ज के अगेंस्ट वर्क किया है, नहीं किया। ये किया है, कोई चार्ज नहीं था तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था जिसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता, हम सिंपली चार्ज ले आए। ठीक है, अब जरा यहाँ देखते हैं, हेयर हमने क्या किया, सबसे पहले Q1 क्या है, हमारा चार्ज है, इस Q1 चार्ज को हम लेकर आ रहे थे इन्फिनिटी पर, लाकर हमने कहाँ रख दिया, अपनी P1 पोजीशन पर रख दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, एक दूसरा चार्ज लिया Q2, ये रहा, आपको दिख रहा है ना Q2, उस Q2 को भी इन्फिनाइट से लेकर आए और लेकर आते आते हमने उसको P2 के पोजीशन पर रख दिया। अब ज़रा एक बात बताओ, क्या Q2 को लाने में भी हमने कोई वर्क डन नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि जैसे हमारा Q1 P1 पोजीशन पर रखा हुआ था, इसने अपने चारों तरफ क्या बना रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा था। तो जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस Q2 को लाएंगे तो क्या हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की क्या डिफाइन हो गई, ये डिफाइन हो गई क्या, कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने किया, जो अमाउंट ऑफ वर्क हमने किया किसको करने में, चार्जेस को असेंबल करने में एट देयर लोकेशन, अपनी लोकेशन, उनकी मतलब कह सकते हैं उनकी लोकेशन पर एडजस्ट करने के लिए, यानी कि असेंबल करने के लिए जो वर्क हमने किया, ठीक है, उसी को हमने नाम क्या दे दिया, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या मतलब, ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पॉइंट चार्जेस मे बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन है, एज दी, देखिए यहाँ पे लिखी हुई ना, ये एज दी अमाउंट ऑफ वर्क डन in assembling the charges at their location by bringing them in from infinity। ये तो बताया था मैंने आपको, क्या, कि अगर हम इस Q2 चार्ज को इस Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर लोकेट करते हैं,
लाकर लोकेट करेंगे, उस लोकेट करने में या फिर उसको असेंबल करने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने किया, किसके लिए, उन चार्जेस को असेंबल करने में, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जरा इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। क्या, अच्छा बताओ, चलो देखते हैं इसकी एनर्जी जब निकालेंगे जब देखेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ अ 2 पॉइंट चार्जेस। हमने क्या सपोज किया है कि हमने सिंपल एक Q1 चार्ज रखा है, जो क्या रखा हुआ है, रेस्ट पर रखा हुआ है, किस पोजीशन पर रखा हुआ है, P1 पॉइंट पर रखा हुआ है। ठीक, एक Q2 चार्ज जिसको हम लेकर आए थे, जिसको लेकर आने के बाद हमने कहा था P2 पोजीशन पर रख दिया, जिसकी डिस्टेंस वेक्टर क्या है हमारे P1 से, R12 है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, जरा एक बार बताओ, जब आप इस Q1 को लेकर आए, जब आप इस Q1 को लेकर आए तो क्या आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क किया, बताओ। नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर कोई चार्ज नहीं था जिसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। ये तो बताया था मैंने अभी आपको कि Q1 को लाने में हमने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं किया। ठीक, अगर हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पहले से ही कोई चार्ज नहीं था जिसके अगेंस्ट हम, जिसके कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता, जिसके कारण हमें उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता। ठीक है, तो यही बात हमने क्या बोला है कि अगर हम Q1 चार्ज को लेकर आए, Q1 चार्ज को लेकर आए तो वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने के कारण हमें कोई भी वर्क डन उसके अगेंस्ट नहीं करना पड़ा। समझ रही है ना, मतलब समझ रहे हो ना आप कि क्या, कि वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था जिसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता, तो हमने कोई भी वर्क नहीं किया। तो यानी कि W1 यानी Q1 चार्ज को लाने में क्या हमने कोई वर्क डन किया, नहीं किया। तो W1 कितना हो गया, 0। अब ज़रा बात करते हैं Q2 की। जब Q1 यहाँ पर आकर रख दिया, Q1 को आपने इस पोजीशन पर रख दिया, ठीक है, तो Q2 को जब आप इसके अगेंस्ट लाओगे तो इसको, इस Q2 को लाने में तो हमें अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और जिसके कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी आप निकाल कर लाए थे इससे प्रीवियस लेक्चर में। क्या, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q, कौन सा Q, जो चार्ज, जिस चार्ज के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिवाइड बाय उन दोनों के बीच में डिस्टेंस। ज़रा देख के बताना यहाँ पर किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस Q1 के कारण। तो यहाँ पे क्या होगा, V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 R12। ठीक है, ये हो गया इसका पोटेंशियल। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें तो वर्क निकालना। तो वर्क, क्या वर्क निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता था आपको पोटेंशियल का, कि पोटेंशियल = वर्क डन अपॉन चार्ज। भाई पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, पोटेंशियल की डेफिनेशन थी V = W/Q। यही तो था कि हमने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया टू ब्रिंग अ चार्ज। ठीक है, तो V = W/Q, तो वहाँ से W की वैल्यू क्या होगी, V × Q, पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब पोटेंशियल की वैल्यू अभी आप निकाल के लाए हो, क्या, ये रही पोटेंशियल की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 × R12 इंटू चार्ज। कौन सा है, दूसरा चार्ज जो जिसको आप लेकर आ रहे हो। कौन सा चार्ज को लेकर आए हो आप यहाँ पर, Q2 को। तो चार्ज की वैल्यू कौन सी रहती है आपने, Q2। तो V1 × Q2, तो कितना वर्क किया आपने दूसरा चार्ज को लाने में, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना किया आपने, वर्क 1, यानी कि दिस वर्क डन 1 प्लस दिस वर्क डन 2। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर मैं एक चार्ज और ले आऊँ Q3, यहाँ पर एक चार्ज और ले आए, अब क्या करोगे, जब आप Q1 लाओगे खाली सिंपल, क्या लाओगे आप, सिर्फ और सिर्फ Q1 को लाओगे, तो क्या कितना वर्क डन होगा, 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो हमें किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, किसी के अगेंस्ट नहीं। जब आप Q2 को लाओगे तो कितना वर्क डन होगा, तो हमें वर्क डन किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, अच्छा बताओ, वर्क डन करना पड़ेगा हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो किसने बनाया है, Q1 ने बनाया, यानी कि Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा Q2 को लाने में। अब जब आप Q3 को लाओगे तो जरा सोच के बताओ किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, Q1 के भी और प्लस Q2 के भी। समझ रहे हो ना कि किस किस के अगेंस्ट करना पड़ेगा, Q1 के भी और Q2 के भी। तो वहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा आपको, पहले आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा ड्यू टू Q1, फिर ड्यू टू Q2, फिर वर्क डन निकालेंगे ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q2। उस जब उनकी वैल्यू का सम अप करके जब वैल्यू किसकी निकल आएगी,
कि चार्ज 3 को लाने में हमने कितना वर्क डन किया। कोई डाउट यहाँ तक? और यही वर्क डन क्या होगा, उसका स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि दैट इज़ यू की टर्म में यही वर्क डन क्या होगा, उसका सेव हो जाएगा। दैट इज़ यू इज इक्वल्स टू वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2, और वर्क डन 1 की वैल्यू कितनी है आपकी 0, और वर्क डन 2 की वैल्यू भी आप निकाल के लाए हो कैसे, पोटेंशियल इनटू चार्ज की। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12, और इसकी वैल्यू आपने वैल्यू इसके अंदर सिंपल पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ वर्क। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है, डायरेक्ट भी आ जाता है 3 नंबर में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। इस बार हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। किसकी निकालनी है, एक डायपोल की निकालनी है। कब निकालनी है, जब हम उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे। समझ पा रहे हो ना क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आधे बच्चों को क्या डाउट रहता है, उन्हें यही नहीं पता होता कि वो निकाल क्या रहा है। डेरिवेशन कर देंगे कंप्लीट, लेकिन उन्हें टॉपिक ही नहीं पता रहेगा कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या, कि हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं किसकी, एक डायपोल की। किसकी निकाल रहे हैं, डायपोल की। किस डायपोल की, जो डायपोल हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इससे नेक्स्ट पिक थोड़ी सी ब्लर है उस, लेकिन इतनी ब्लर भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है, वो पिक ब्लर है थोड़ी सी, लेकिन इतनी ब्लर नहीं है कि आप उसको देखकर समझ ना सकें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। चलो अब क्या करते हैं हम, इसको करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम एक फिगर देख लेते हैं। ये आपको फिगर दिख रही है, थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन इसको आप समझने की कोशिश करें। ऐसी फिगर आपने एक बार और बना चुके हो फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो थोड़ा सा इजीली कोरिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, ये आपको दिख रहा है एरो, ये दिख रहे हैं ना एरोज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल रख दिया, ये रहा -Q +Q, दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है 2a है। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो हमने क्या कंसिडर किया हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल जो कहाँ पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। वैल्यू कितनी है, ई वेक्टर। ठीक है, जो डायपोल रखा उसका डायपोल मूवमेंट हमने कंसिडर कर लिया क्या है, पी वेक्टर। कितना एंगल बना रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, थीटा एंगल, यानी कि दिख रहा है ना आपको ये वाला एंगल, दिस एंगल। कितना एंगल बना रहा है ये, थीटा एंगल। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है, डायपोल मूवमेंट बना रहा है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, अब हमने क्या कर रहे हैं, इसमें हम किसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। आपको पता है जब हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, जब हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर कह सकते हैं फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो एक कपल ऑफ फोर्स लगेगी, और जब भी हमारी इस पर कपल ऑफ फोर्स लगेगी, क्यों, अच्छा बताओ, यहाँ पर दो चार्जेस हैं, तो आपका +Q है, एक -Q है। एक +Q के ऊपर फोर्स लगेगी, एक -Q के ऊपर फोर्स लगेगी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दो फोर्सेस को एक साथ लगा रहे हैं, कपल ऑफ फोर्सेस लगा रहे हैं। और आपको पता है कि जब भी हमारी कपल ऑफ फोर्सेस लगती है तो वहाँ पर क्या चीज़ एग्जर्ट हो जाती है, क्या चीज़ निकल आती है वहाँ पर निकल आता है टॉर्क। टॉर्क ये तो होता है, टॉर्क क्या होता है, अ कपल ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पता है ना फॉर्मूला, आपने 11th क्लास में पढ़ा था क्या, टॉ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर टो इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो जरा देख एक बार फिगर देखने की कोशिश करते हैं हम क्या कंसिडर कर रहे हैं। देखो फिगर ध्यान समझ लेना, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, ये जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है, ई वेक्टर। कितनी वैल्यू है, ई वेक्टर। ठीक है भाई, हमने इसके अंदर एक डायपोल रख दिया +Q -Q के साथ, या फिर कह सकते हैं +E और -E के साथ। दोनों के बीच में सेपरेशन है हमारी कितनी है, 2a की सेपरेशन है। ठीक है, कितना एंगल बना रहे हैं, कौन, डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है हमारा, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल है और ये वाला डिस्टेंस कितनी है, ये वाली आपकी डिस्टेंस जो ये वाला, ये कितना है 2a, तो क्या आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो, जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ये, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे इसके अंदर, वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसके अंदर परपेंडिकुलर आ जाए और हाइपोटेनस आ जाए। तो ऐसा कौन सा होता है, साइन थीटा। कौन सा होता है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल जाएगी वहाँ से, वही बताओ, साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू पुट करी, नो डाउट, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह हमने अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पुट कर दी, कुछ भी x मान लो उसको, डिवाइड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितनी है इसकी, 2a। तो क्या वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल आएगी, हाँ बिल्कुल निकल आएगी। कितनी आएगी, 2a इंटू साइन थीटा। समझ पा रहे हो ना कि कैसे निकाली हमने,
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में क्या, 2a इंटू साइन थीटा। अब जरा बात करते हैं टॉक की। टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो फॉर्मूला है। अब जरा बात करते हैं फोर्स की, फोर्स का फॉर्मूला कहाँ से लाएं। आपको पता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एक फॉर्मूला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था आपने, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। तो क्या यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं यहाँ से। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू, क्यू E इंटू क्यू। तो यहाँ पे टॉक का फॉर्मूला क्या था, टॉ इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आई है अभी आपकी, E इंटू क्यू। फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आई है आपकी, E इंटू क्यू। तो फोर्स की जगह हमने क्या रखते हैं, E इंटू क्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी, 2a sin थीटा। अभी तो निकाली आपने 2a sin थीटा, किसका यूज करके, sin थीटा का यूज करके। sin थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, हाइपोटेनस की वैल्यू आपको पता है, sin थीटा की वैल्यू एज इट इज रख दी, तो वहाँ से आपका क्या आ गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आपने क्या किया, टॉ इज इक्वल्स टू फोर्स की जगह क्या कर दिया आपने, E इंटू क्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 2a इंटू साइन थीटा। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आप देख के बताइए, क्या 2a इंटू क्यू, क्यू इंटू 2a देखकर कुछ याद आया, हाँ सर याद आया, क्या, डायपोल मोमेंट, q इंटू 2a, p की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं, q इंटू 2a को p कर दिया, e को e रखा और साइन थीटा को साइन थीटा रखा। कोई डाउट यहाँ तक, नो डाउट। अब जरा बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा देख के बताओ, इस डायपोल को मूव करने में आपने कौन सी फोर्स लगाई है, उस फोर्स को क्या नाम दिया था, टॉर्क। तो वहाँ पे फोर्स की जगह क्या आ गया, टॉर्क आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या करोगे आप इसमें, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट मूव करोगे, नहीं, डिस्प्लेसमेंट कर कर हम इसका एंगल चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे हम इसका एंगल, जो ये एंगल थीटा बना रखा था, इस एंगल को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किस में हुआ, थीटा में। तो यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क इंटू डी थीटा, यानी कि डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू भी आप निकाल के लाए हो क्या, पी ई साइन थीटा और डी थीटा एज इट इज। यह है हमारा स्मॉल वर्क डन, किसको, डायपोल को मूव करने में कितने एंगल से, डी थीटा एंगल से मूव करने में। लेकिन हमने क्या करना है, इसकी कंप्लीट वैल्यू निकालनी है, टोटल वर्क डन निकालना है, हम क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। जब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो डी डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। अब अच्छे बताओ, हमने क्या कंसिडर करा है कि हम इस डायपोल को एंगल 1 यानी कि थीटा 1 से थीटा 2 ले जाना है, क्योंकि हमें तो नहीं पता हम क्यों कौन से एंगल से ले जा रहे हैं। हम कैसे सपोज कर लें कि एंगल शुरुआत में 0 था, हम कैसे सपोज कर लें कि शुरुआत में एंगल 90 था, कैसे सपोज करें कि शुरुआत में एंगल 180 था। हमें तो नहीं पता कौन सा एंगल था शुरुआत में, ना हमें ये पता कि लास्ट में कौन सा एंगल था, क्योंकि हमें जो भी फॉर्मूला निकालते हैं हम जनरल टर्म में निकालते हैं। तो हमने क्या सपोज कर लिया कि शुरुआत में एंगल थीटा 1 था, बाद में एंगल थीटा 2 हो गया। सारे केसेस खत्म, जोन सी भी वैल्यू रखेंगे बाद में पुट कर देंगे। तो हमें फॉर्मूला निकालना, जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए हमने क्या कंसिडर कर लिया कि शुरुआत में एंगल थीटा 1 था, बाद में एंगल थीटा 2 हो गया, ठीक है। तो सिंपल वर्क डन की पीछे से वैल्यू आ रही है क्या, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा का इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पी ई, पी क्या है हमारा, डायपोल मूवमेंट कांस्टेंट है, हाँ बिल्कुल है, बाहर निकल आया। ई क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कांस्टेंट होकर बाहर आ गया। थीटा यानी कि डी थीटा का, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, डी थीटा के रेस्पेक्ट में। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा, क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका, माइनस का कॉस थीटा। अब आपको पता है क्या वैल्यू पुट करते हो, पहले अपर लिमिट पुट करते हो, लोअर लिमिट पुट करते हो, पहले करते हो अपर लिमिट, ठीक है। इससे माइनस साइन से कन्फ्यूज़ मत होना। इसमें चाहो तो आप अपनी कॉपी में एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, कैसे, यहाँ तक समझ में आ गया ना, पी ई इंटू माइनस में कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब इस माइनस साइन को बाहर ले जाओ, यहाँ पर किस जगह, इधर माइनस साइन को बाहर ले आओ, तो आपके पास क्या बनेगा, कॉपी में लिखते चलें, हाथ क्या समझ में इजीली आ जाएगा, कॉपी में लिखते चलें, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस में पी ई कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब जरा लिमिट्स पुट करते हैं। लिमिट सबसे पहले क्या करोगे, थीटा 2 फिर थीटा 1, तो आपका क्या बनेगा, इज इक्वल टू, नेक्स्ट टाइम में लिखिए आप कॉपी में, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई ब्रैकेट ओपन कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। लिख ले सब ने, लिखना है ये, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। लिखने की कोशिश करें आप कॉपी में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लिख लिया ना, क्या फाइनल क्या बना आपका, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस में पी ई ब्रैकेट में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब जो बाहर माइनस है, कौन सा माइनस, बाहर माइनस पी ई है ना,
उस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट निकल के आया आपका, पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। सबका आ गया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। ये रिजल्ट निकल आया, तो ये हमारा क्या हुआ, उसका वर्क डन हुआ। क्या वर्क डन हुआ, इस डायपोल को मूव करने में कहाँ से कहाँ तक, थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल तक मूव करने में। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब जरा एक बात बताओ, क्या इस डायपोल में यही वर्क डन स्टोर नहीं हो जाएगा एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो यही वर्क डन क्या होगा, उसका स्टोर हो जाएगा, यानी कि यही इसकी वैल्यू हो जाएगी, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि U इज इक्वल्स टू पी ई। पी क्या है, डायपोल मोमेंट, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है। यही इसके क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसके अंदर हम क्या कंसिडर करते हैं, इसके अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं क्या, कि शुरुआत में हमने सपोज कर लिया कि उसकी डायपोल की ओरिएंटेशन कैसी थी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने सपोज कर लिया, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, इसको सपोज कर रहे हैं क्या, कि शुरुआत में हमने अपना डायपोल कैसा रख रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। और बाद में क्या हो गया, वो मूव होने के बाद एक पर्टिकुलर एंगल के साथ चला गया, यानी कि थीटा एंगल उसने बना लिया। तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया कि जो शुरुआत का एंगल था, इनिशियल एंगल यानी कि थीटा वन था, वो कितना है 90, और जो बाद का एंगल है, जो यानी कि फाइनल एंगल है, वो कितना होगा थीटा। तो यानी कि थीटा वन इज इक्वल टू 90 एंड थीटा टू इज इक्वल टू थीटा। दोनों की वैल्यू पुट कर दे इसके अंदर, वैल्यूज पुट कर दी हमने। तो u इज इक्वल टू पी ई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 कितना होता है, जीरो, तो कॉस 90 तो जीरो हो गया, माइनस में कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकल के आया, u इज इक्वल टू माइनस में पी ई कॉस थीटा, माइनस में पी ई कॉस थीटा। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं इसको। तो हमारा नया फॉर्मूला क्या निकल के आया, u इज इक्वल टू माइनस में पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें और इस फॉर्मूले पर लिख दें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जनरल टर्म जो इस फॉर्मूले की है, जो बेसिक टर्म है, वो हमारी यही रहेगी, u इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। लेकिन इसकी एक फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं क्या, कि कॉस u इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा माइनस पी ई कॉस थीटा, या फिर माइनस में p वेक्टर डॉट ई वेक्टर। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं। ये स्पेशल केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में डायरेक्टली पूछ जाता है, ठीक है ना, ठीक। तो इन एक बार स्पेशल केसेस को देख लेते हैं। कि सबसे पहला हम क्या देखते हैं, कि वो पोजीशन, जिस पोजीशन पे हमारा डायपोल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, जिस पोजीशन पर हमारा डायपोल कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। अब जरा एक बात बताओ, आपके पास एनर्जी निकल के आई है, u इज इक्वल टू माइनस में पी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम से कम, यानी कि मिनिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी कब होगी, जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या कर दें, हम 1 कर दें। और कॉस थीटा 1 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 कर दें। समझ पा रहे हो। तो हमने क्या करा, सिंपल, इसमें थीटा 0 रख दिया। जैसे थीटा 0 रखा तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस में पी ई, कितनी आई, माइनस की पी ई। समझ रहे हो। तो यानी कि यही पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर, जब थीटा कितना होगा, 0 होगा। थीटा 0 का मतलब क्या है, समझ रहे हो, थीटा है 0। अच्छा मतलब थीटा किस किसके बीच में बना हुआ है, थीटा बना हुआ पी और ई, यानी कि डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो यानी कि जब एंगल डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाए, 0, तो उस पॉइंट पर हमारा डायपोल कैसी पोजीशन में रहेगा, स्टेबल कंडीशन में रहेगा। कैसे रहेगा, स्टेबली इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, ठीक है। और एनर्जी कैसी मिलेगी आपको, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट केस है हमारा, कि जब हमारा क्या करते हैं, अगर हम उसकी पोजीशन कैसे कर दें, परपेंडिकुलर कर दें। कैसे कर दें, परपेंडिकुलर, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। अब जरा बताओ, अगर कॉस थीटा की जगह, कॉस थीटा में आप थीटा कितना कर दो 90, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यानी कि u कितना हो जाएगा, 0। तो क्या मतलब है इसका, कि जब आप किस किस के बीच में एंगल बना दें, डायपोल मूवमेंट के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बना दें, 90 बना दें। कितना बना दें, 90 बना दें, ठीक है। तो उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि जब एंगल किस किस के बीच में, डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना बन जाए, 90 बन जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल कितनी हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। इसके नीचे आपकी लाइंस लिखी हुई हैं, इन लाइन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। कोई डाउट फिर भी आता है तो आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके लास्ट पोजीशन है क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसकी हम कह सकते हैं कि जब एक डायपोल रखा हुआ, उस डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम कब होगी,
मैक्सिमम जब होगी जब ये क्या हो जाए हमारा पी ई बन जाए, पी ई सिंपल कॉस थीटा की तो हम वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जो हमें मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा को माइनस करना पड़ेगा। कॉस थीटा को कितना करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और माइनस कैसे कर सकते हो, एंगल 180 लेगा, क्योंकि जीरो लोगे तो वो कितनी वैल्यू देगा, 1 देगा। 90 लोगे 0 देगा। तो हम क्या ले लेंगे, कॉस में कॉस थीटा में एंगल कितना ले लेंगे, 180 ले लेंगे। यानी कि जब हमारा किस किस के बीच में, डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन जाए, 180 एंगल में समझ पा रहे हो ना। तो जब एंगल इन दोनों के बीच में कितना बन जाए, 180 बन जाए, तो उस टाइम पर उस पोजीशन पर हमारा जो डायपोल होगा वो कैसे उसमें मतलब कह सकते हैं उसको क्या पोजीशन देंगे, उसका नाम देंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि कैसी पोजीशन में होगा वो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। और उस टाइम पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं जब एंगल कितना हो, किस किस के बीच में, डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो। यानी कि डायपोल मूवमेंट किसके एंटी पैरेलल हो। फर्स्ट केस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि एंगल जीरो कब होता है, जब पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल कब होता है, जब एंगल कितना, 180। तो यानी कि डायपोल मूवमेंट और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाए, एंटी पैरेलल। ठीक है। तो इस पोजीशन पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोजीशन कैसे होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अगर कोई डाउट आता है इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मेरे को पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। एंड अगेन एट लास्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बी आर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, स्टे होम, स्टे सेफ।